Hello everyone, I am Chandresh Bhimani. I welcome you all on the online platform of Worship Academy. आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सीडीएस और सीएपीएफ के एग्ज़ाम में पॉलिटी के क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं और को कैसे हम प्रिपेयर करें और कहाँ से प्रिपेयर करें। ठीक है, तो बेसिक आज का वीडियो इसी के ऊपर है। ऐसे पॉलिटी देखा जाए तो सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमको इतना भी मास्टर नहीं बनना है कि हम कोई पॉलिटिकली एकदम फिलोसोफर बन जाए। हम हमारे लिए इसका यूटिलिटी उतना ही है कि हमारा अगर 20 क्वेश्चन आए तो 70 to 80% क्वेश्चन हम सही कर पाए। ठीक है, उतना ही पढ़ना है और उससे ज़्यादा भी हमको नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब भी सब्जेक्ट पढ़ना ही है, तो जितनी यूटिलिटी है और उसका उतना आउटपुट मिले, उतनी मेहनत करे उतना आउटपुट मिले, बस हमारा हमारा कोर एरिया उतना ही होना चाहिए। तो पॉलिटी पढ़ेंगे कैसे कि मानो कि मैंने अभी अभी कोर्स ऐसे डिज़ाइन किया है कि पिछले 10 साल के यूपीएससी ने जो एग्ज़ाम ली है, सीडीएस हो गया, फिर सीएपीएफ, सीडीएस, फिर सीएपीएफ, फिर सीएससी, फिर एनडीए या फिर कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं पॉलिटी से, तो वो हमने थीम आइडेंटिफाई किया हुआ है। वो थीम आइडेंटिफाई करके उसके एक डोमेन बनाया है और उस डोमेन में हमने कंटेंट तैयार किया हुआ है। तो उसी डोमेन में हम पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा हम लोग बाहर नहीं निकल जाएंगे। जैसे मानो कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए तो फंडामेंटल राइट्स की जैसे पीवाईक्यू को एनालिसिस करके कितना हमको फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आर्टिकल पूछे गए, आर्टिकल से डायरेक्ट प्रोविजंस पूछे गए या प्रोविजंस पूछ के उसके आर्टिकल हमसे पूछे हैं, तो वो एक देखना है। ठीक है, तो पीवाईक्यू देख के हम एक डोमेन अपना तैयार करेंगे। ठीक है, वो उस डोमेन जैसे मानो कि फंडामेंट जैसे ये पूरा पॉलिटी है, ठीक है, मानो कि ये सर्कल है पूरा पॉलिटी। ठीक है, यहाँ से इसी में से यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं, ये डोमेन हो गए। ठीक है, मानो ये डॉट्स हो गए अपना फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इस फंडामेंटल राइट्स के जितने पेरिफेरल एरिया हो गए वो हम कवर कर लेंगे। मतलब ये तो मैं बता रहा हूँ कि मानो कि ये कोई टॉपिक हो गया, ठीक है, तो उसके उसके जो पेरीफेरी में जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो कवर कर लेंगे। ऐसे बाकी सब भी टॉपिक्स हो गए, उसके पेरीफेरी में जितने भी थीम्स बनते हैं उस थीम्स को मैंने आइडेंटिफाई किया, उसके पेरीफेरी में हम पूरा अपना कोर्स डिज़ाइन करेंगे। तो हमारा ये कोर्स का यूटिलिटी वैसा है कि कम पढ़ेंगे, मतलब कम से मतलब पढ़ना तो है ही, लेकिन पढ़ेंगे तो उसका आउटपुट मिले। ऐसा नहीं कि हम पढ़ते जा रहे पॉलिटी का थ्योरी पढ़ रहे, ये पढ़ रहे, वो पढ़ रहे, जो एग्जाम में पूछे नहीं जा रहे, तो उसका कोई पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नॉलेज का मतलब एक लिमिट तक ही है, लेकिन अपना आप ही नॉलेज की यूटिलिटी वो है कि नॉलेज तो होना चाहिए, साथ में एग्जाम भी निकलनी चाहिए, वरना फिर सिर्फ नॉलेज लेके तो कोई मतलब नहीं है अभी अपनी यूटिलिटी के लिए। फिर एकदम एक बार क्लियर हो जाए एग्जाम, फिर अपने तुम जिसको जो इंटरेस्ट है वैसे नॉलेज बनाओ। ठीक है, तो ऐसे हम कोर्स को डिज़ाइन किया है मैंने, और पूरे में से मैंने पूरे पॉलिटी को ऐसे 13 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है। 13 यूनिट्स में जैसे, ठीक है, 13 यूनिट्स में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अपना है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क भी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अभी बना, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बना है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है, अभी हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो क्यों पार्लियामेंट्री रखी, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं रखी, फिर स्टेट को भी पावर मिला है, सेंटर को भी पावर मिला है, तो सब्जेक्ट्स कौन से सब्जेक्ट जहाँ स्टेट सिर्फ लॉ बना सकती, जहाँ पे सेंटर सिर्फ लॉ बना सकती, तो वैसा प्रोविजंस क्यों है अभी, तो वो प्रोविजन कहीं से तो शुरू हुए होंगे, तो कहाँ से शुरू हुए, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स में और कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा है उसका फीचर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स। ठीक है,
जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई। तो वो सब प्रोविजंस, ठीक है, वो सब प्रोविजंस क्या है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे वो यूनिट्स में। फिर जैसे जुडिशियरी एक यूनिट है 13 यूनिट्स में, तो जुडिशियरी में क्या है, सुप्रीम कोर्ट्स में जज कैसे अपॉइंट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कैसे केसेस आते हैं, उसके ओरिजिनल जुरिडिक्शंस क्या है, उसके वो अपीलेट जुरिडिक्शंस क्या है, ठीक है, वो सब भी बारे में पढ़ेंगे। फिर सबऑर्डिनेट जुडिशरी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तो उनके जज कैसे अपॉइंट होते हैं, वो जज एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, वो सब जुडिशरीज में पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके बाद एक है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट में जैसे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गई, 73rd एंड 74 अमेंडमेंट एक्ट, तो उनमें कौन कौन से प्रोविज़न ऐसे हैं और क्या स्पेशल उसमें प्रोविज़न है, कोई कौन से कंपलसरी है, कौन से कंपलसरी प्रोविज़न नहीं है, वो सब भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। वो तो अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा ऊपर ऊपर से कि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इसमें डिटेलिंग में पढ़ेंगे इसको डिटेल, तो वैसे आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जैसे 13 यूनिट्स में बहुत सारी यूनिट्स है, ये तो सिर्फ मैं आपको एक ऊपर ऊपर से दिखा रहा हूँ। उसके बाद मेरा और क्या होगा, एक मेथड क्या होगा, जैसे 13 यूनिट्स है, ठीक है, 13 यूनिट्स में सब यूनिट्स कर रखी है, ठीक है। वो सब यूनिट्स का जैसे हम इंडिविजुअली एक एक सब यूनिट्स कवर करेंगे, फिर जैसे सब यूनिट्स एक खत्म हो जाए, उसी के साथ उसी के टॉपिक रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हुए पीवाईक्यू पिछले 10 सालों में वेरियस एग्जाम में जो यूपीएससी ही कंडक्ट करवाती है, तो वैसे वेरियस एग्जाम में जैसे सीडीएस, सीएपीएफ, सिविल सर्विसेज एग्जाम और ईपीएफओ, कोई भी एग्जाम में जहाँ पे पॉलिटी रिलेटेड हमको क्वेश्चंस मिले, तो वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे पीवाईक्यू के, उसके बाद पीवाईक्यू को हम सोल्व करेंगे। और इसमें हम ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, नॉलेज के साथ तो एक नॉलेज की ज़रूरत है, ठीक है, कि कैसे पूरे फैक्चुअल्स क्वेश्चन आते हैं, कि क्वेश्चंस भी दो टाइप के रहेंगे, ठीक है, मोस्टली पॉलिटी के ही। एक है फैक्ट, अगर आपको फैक्ट पता है तो आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, वरना आपसे नहीं होगा। एक होते हैं कंसेप्ट, ठीक है, कंसेप्ट जहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिक लगा के थोड़े कंसेप्ट आपको पता है तो सोल्व कर पाते हैं। और थर्ड टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि इनडायरेक्टली हम उसको कहीं ना कहीं यूज़ करके ऐसे लॉजिक लगा के कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता या ऐसा हो सकता है, वैसे थोड़ा लॉजिक लगा के हमको क्वेश्चन ऐसे सोल्व कर पाते हैं, जहाँ पे ना फैक्ट एक्चुअली में पूछा गया है ना कंसेप्ट पूछे गए हुए, लेकिन वैसे हम क्वेश्चंस के बारे में टाइप्स में देखेंगे तो वैसे हमको आइडिया होगा, ठीक है, आइडिया मिलेंगे वैसे। तो पीवाईक्यू को नॉलेज के साथ और साथ में कैसे एक लॉजिक के साथ भी सोल्व कर सकते हैं, कि कभी कभी यूपीएससी कहाँ ट्रिक खेलती है, कौन से सब वर्ड्स है उसको एक्सचेंज करती है। जैसे यूपीएससी पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट को एक्सचेंज करती रहती है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, तो लोकसभा को कौन डिसॉल्व करता है, पार्लियामेंट करती है, प्रेसिडेंट करता है या प्राइम मिनिस्टर करते हैं, तो वहाँ पे वो जो वर्ड्स है पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, उसको यूपीएससी खेलती है, और यहाँ पे वो सब वर्ड्स है वो सब्स्टिट्यूट करती है, एक को जगह पे कोई दूसरी जगह पे यूज़ करती है। वैसे वो भी देखेंगे कि यूपीएससी बार बार कौन से एवरी ईयर्स वो कहाँ पे खेल रही है, ठीक है, तो वो सभी क्वेश्चंस देखेंगे। और साथ में, और मैंने जो बनाया हुआ है पूरा कोर्स स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया है इसी के लिए, इसी एग्ज़ाम के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पॉलिटी के लिए और आपके कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए। तो जो मेरी नोट्स होगी आपको शॉर्ट फॉर्म, जो रिवीजन के लिए आपको शॉर्ट नोट्स टाइप जो भी होगा, और सभी नोट्स मेरी जो होगी पीपीटी बनाई होगी, तो वो पीपीटी वाली ही है, ठीक है। और पीपीटी को मैंने ऐसा ही डिज़ाइन किया हुआ है कि जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक, ठीक है, तो ये पीपीटी यही आपके लिए सोर्स है, आप शॉर्ट नोट्स भी इसी को माने या फिर फुल नोट्स जो भी है, क्योंकि जैसे देखो मैं आप बात कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में, जैसे उसमें टॉपिक है हिस्टोरिकल,
टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट्स, उसके शेड्यूल्स, जो फिर आर्टिकल्स, ठीक है, उसको हम एक बार डिटेल में देख लेंगे ऊपर ऊपर से, तो आइडिया है कि एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, जैसे पार्ट 20 रिलेटेड टू वोट या पार्ट 15 रिलेटेड टू वोट, ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस, डायरेक्ट एमसीक्यू आते हैं, तो अगर थोड़ा आइडिया रहे तो उसको सोल्व कर पाएंगे। जैसे शेड्यूल है तो शेड्यूल 8 रिलेटेड टू वोट, ठीक है, शेड्यूल जैसे 4 है तो वो राज्यसभा को सीट को एलोकेशन के लिए बात की हुई है। तो बाकी सब भी क्वेश्चंस डायरेक्ट जो पूछे गए हैं उसमें ज़्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस क्या आते हैं, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा टॉपिक, मतलब ऐसा चीज़ है जो इवोल्व होते रहता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट बार बार कोई ऐसा जजमेंट देते हैं, कोई केस जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को और एक्सपांड करते हैं। जैसे आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 है, उसको जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब से लेके अभी तक इतनी बार उसके ऊपर जजमेंट आ चुके हैं कि हमारा उसको राइट एक्सपांड ही होते जा रहा है। जैसे राइट टू, जैसे राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी पहले इसको कंसीडर नहीं करते थे, लेकिन अब आर्टिकल 21 में हम इसको इंटीग्रल पार्ट मानते हैं राइट टू प्राइवेसी को। और जैसे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 में जैसे राइट टू इंटरनेट, वो भी आर्टिकल 19 में आ जाता है कि राइट टू इंटरनेट होना वो भी एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। ये वेरियस हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट इसको इंटरप्रेट करते रहते हैं और इसको एक्सपांड करते रहते हैं, तो ये डायनामिक टॉपिक है, यहाँ पे कंसेप्ट की ज़रूरत रहती है थोड़ी थोड़ी। बाकी ये जैसे प्रियम्बल हो गया, फिर यूनियन टेरिटरी हो गया, यहाँ पे उतने कंसेप्चुअल नहीं है, मतलब वो फैक्चुअल है, ठीक है, कि प्रियम्बल में 4 वर्ड्स दिए, 5 वर्ड्स दिए हुए, सोशल, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सॉवरिन, तो उनका मीनिंग क्या है, बस उतना ही ज़्यादा है। और कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि प्रियम्बल में कौन से वर्ड्स के सीक्वेंस पूछ लेते हैं, कि फर्स्ट वर्ड्स कौन सा अपीयर हुआ है, फिर सेकंड वर्ड्स कौन सा है, तो थोड़ा नॉलेज थोड़ा होना चाहिए। और जैसे फिर ये थोड़ा मैंने बेसिक लिया था कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के उसके बारे में, ये तो हिस्ट्री में आप कवर हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ मैंने इसीलिए जस्ट एक रिकैप के लिए कि अभी हमारा जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, तो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में ये सब फीचर्स आए कहाँ से। जैसे अभी हम पोर्टफोलियो सिस्टम यूज़ करते हैं, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर होता है, पीएम रहते हैं, पीएम के फिर मिनिस्टर्स रहते हैं, तो जैसे कि होम मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम आई कहाँ से, तो वो सब भी हम लोग, मैं यहीं कहीं हमारे जो ब्रिटिश राज करते थे, तो उसने कोई ऐसा एक्ट बनाया, कोई लॉ बनाया जो उसका इम्पेक्ट आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पे या आज भी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पे दिख रहा है। तो वो सब एक है, मैंने ओवरव्यू बनाया था इसी के लिए। और बाकी जैसे अपना लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे पार्लियामेंट बना, लोकसभा, राज्यसभा, तो कब बना, जैसे मैं अभी पोर्टफोलियो सिस्टम के बारे में बता रहा था, वो 1861 एक्ट में बना है, ठीक है। और फिर इसी में 1853 में जो मिनी पार्लियामेंट अपनी बने, मतलब अपनी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, अभी पार्लियामेंट लोकसभा है, तो वो सबसे पहले स्टार्ट कब हुई, या फिर जो लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर है, वो सेपरेट कब हुए, तो ये सब थोड़ा बेसिक था, उसी के लिए मैंने बनाया था। ये हम डिटेल में जब बार बार जब स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ये तो सब मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक सर्वे हो जाए ऐसा, ठीक है। और जैसे ये मानो एक टॉपिक ख़त्म हो गया अपना, उसके बाद एक पीवाईक्यू देखेंगे यहाँ पे सीएससी या फिर सीडीएस के लिए या सीएपीएफ के लिए, या फिर कोई भी एग्जाम में जो भी वेरियस यूपीएससी के क्वेश्चंस पॉलिटी में पूछे गए हुए, ठीक है, पॉलिटी के पार्ट से, तो वो पॉलिटी के पार्ट से क्वेश्चंस जो भी है हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, और थोड़ा लॉजिक के साथ भी डिस्कस करेंगे, ट्रिक लगाएंगे कि क्या ट्रिक से हम इसको सोल्व कर पाते हैं और 50-50 तक एलिमिनेशन तक पहुँच जाते हैं, कि ठीक है। जैसे मानो कि कॉन्स्टिट्यूशन से बात करूँ, तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली
अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना तो किसने बनाया होगा? किसी ने तो शुरू किया होगा, आइडिया शुरू होगा, सबसे पहले आइडिया आया होगा कि हमको बनाना चाहिए। तो जैसे 1934 में एम एन रॉय करके एक कम्युनिस्ट लीडर्स थे या कम्युनिस्ट मेंबर्स थे, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले, तो उनने शुरू किया, इसने आइडिया एक रखा कि हमको भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मांग की, ठीक है। तो फिर लेकिन एक्चुअली में फिर जब बना कब कॉन्स्टिट्यूशन अपना, 1950 में एडॉप्ट किया है, इसे 1949 में एडॉप्ट किया, लेकिन 1950 से हम लोग जो रिपब्लिक डे मनाते तब ऐसा मानते हैं कि तब से कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ चालू हुई। तो लेकिन वो बनाने के लिए कौन से एक्ट से बना, जो मेंबर्स बने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेंबर कहाँ से बने, मतलब कैसे इलेक्ट हुए, कौन कौन से रिलीजन के थे, उनका कंपोजिशन क्या था, ठीक है। तो उसके बारे में भी हमको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू में पूछे गए हुए क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं कि कब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, जैसे नवंबर 1946 में बनी, उसमें कितने मेंबर्स थे, जैसे 389 मेंबर्स थे टोटल स्ट्रेंथ थी। फिर पार्टीशंस के बाद अपने इंडिया में 299 बचे। फिर उनके जो सीट्स थे वो कितने रिलीजन में डिवाइड थे, जैसे मुस्लिम, सिख्स और जनरल, ठीक है। उसके बाद क्या वो बॉडी फुल्ली इलेक्टेड थी या पार्टली इलेक्टेड थी, या फिर इलेक्टेड थी तो क्या डायरेक्टली इलेक्टेड थी, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी। ये हम बार बार इसको जैसे हम आगे पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएगी कि कैसे इसको सोल्व करना है और कैसे क्वेश्चंस में पूछे गए हुए मैंने हाईलाइट किया हुआ। और यही आपकी रिवीजन के लिए भी यही पीपीटी रहेगी। पीपीटी मैंने क्लियर ही बनाई, कोई इसमें ज़्यादा कोई डिज़ाइनिंग नहीं रखी है, क्योंकि फिर आपको अगर प्रिंट पे निकालनी है तो इसको आप प्रिंट से चीज़ें अच्छी आ जाए, मतलब उसमें कोई डिज़ाइनिंग कलरिंग ऐसा ना आए, ठीक है। और जैसे सब मैंने हाइलाइट्स किया हुआ है, सब रेड मार्क से लिखा हुआ है, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलरेडी पूछे गए हुए क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी जैसे जैसे कोर्स शुरू होगा वैसे मैं डिटेलिंग में बताते रहूँगा आपको। और तब तक अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।